नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, एक खुदा नहीं मांगता ये जिंदगी 100 साल की, मांगता हो जिंदगी चंद लम्हों की, बट कमाल के। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का टारगेट सी नैनोस्क्रिप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग भूमिगत केबल की थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो आखिरी पार्ट होगा। इस पार्ट को कंप्लीट करते ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ पे जो इस तरह का टूल होता है इसे क्रिम्पिक बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो हमारी केबलिंग होती हैं, जो पैच कॉर्ड वगैरह लगते हैं आपके कंप्यूटर के पीछे जहाँ से आपको इंटरनेट मिलता है, वहाँ पे जो वायर 6-8 वायर होते हैं उनको इसके अंदर एक प्लास्टिक का इस तरह होता है, उसके अंदर क्रिम्प करते हैं। उसको जोड़ने के लिए इस पर हम वायर्स को इंसर्ट करके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसे पंच करते हैं तो ये आपस में इंटरनली जुड़ जाते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है। आप लैब में यूज़ भी किए होंगे या फिर कहीं पे अगर आपको अवसर मिलता है, जैसे कि वायरिंग करते हैं आप, तो वायरिंग में अगर अवसर मिलता है तब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वहाँ पे आप टेक्नीशियन रहेगा, पंच इसी हिसाब से करता है। कलर कोडिंग यूज़ करेगा, उसके बाद फिर जो एक पैच रहता है छोटा सा, उसमें उस वायर्स को डालेगा, उसके बाद फिर उस पर पंच कर देता है। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आपके जो टोकन वगैरह देते हैं पंच कर देते हैं, या फिर आप स्टेपलर यूज़ करते थे बचपन में, या फिर मोहर यूज़ करते हैं, जस्ट उसी तरह की पंचिंग होती है जिससे आपके वायर्स जुड़ जाते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? उच्च तन्यता हेतु सिरोपरि लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? जो हाई टेंशन वायर्स जाते हैं उनको जैसे हाई टेंसाइल बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, वहाँ पे किस तरह के जोड़ का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसे बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़। ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? जो माइक्रोमीटर दिया हुआ तो सभी लोग जानते हैं। इसकी जो रेंज होती है आपको बता दो, ये मिलीमीटर में होती है। मिलीमीटर में होती है। इसे MM बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 0 1 2 3 4 4 दिया हुआ है। 4 तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट होते हैं 5 10 और नीचे दिया हुआ है 0 10 15, इस तरह दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू होती है पॉइंट में आती है, 4.5 आ जाएगा। और बाकी हल्का सा उधर ऊपर की तरफ है, जब आप जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे और एक 5 आ जाएगा। इस हिसाब से 4.55 mm आ जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बिल्कुल बारीक चीज़ें होती है, जैसे वायर है, बहुत बारीक वायर यूज़ करना है, उन समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी। थोड़ा भी मतलब कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, नहीं देखते हैं। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आप देखे होंगे जब आपकी गाड़ी वगैरह रिपेयर करवाने एक बड़ा सा सोल्डरिंग मशीन लिए रहते हैं, उसमें से आग इस तरह निकल रही होती है। उससे क्या कहते हैं, बॉडी जो कार हमारी रहती है उसके बॉडी को वो रिपेयर करते हैं। जो क्योंकि हेवी काफ़ी चीज़ें, ट्रक कार, तो जो ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नॉर्मल वायर वाला जो हम घरों में तार को जोड़ने के लिए छोटा सा सोल्डर होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन जो अब ग्रिल वाला जब आता है आप देखते हैं घरों में, उसके बाद दूसरा शोल्डर होता है, थोड़ा बड़ा शोल्डर होता है। शोल्डर क्या, जो सोल्डरिंग गन होती है बड़ी, उसके पास होती है। वैसे ही जब आप ट्रक और रिपेयरिंग वाली मशीन पे जाएंगे, वर्कशॉप पे जाएंगे, तो अब बड़े बड़े हैवी होते हैं। आप अगर इंडस्ट्रीज से आते हैं, जैसे कि रेलवेज़ में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फिर NTPC वगैरह में देखते हो, वहाँ पे आपको और भी बड़े बड़े सोल्डरिंग जो गन होंगी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्ट को जोड़ना रहता है वहाँ पे, हेवी मेटल्स को जोड़ना रहता है, तो वहाँ पे हेवी सोल्डरिंग गन दिखेंगे आपको। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? इसका मतलब गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? मोर फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप गुथा हुआ आटा होता है, आप उसे, सिंपल सी बात है, गुथे हुए आटे से आप बढ़िया से प्रॉपर गूथा तो बहुत गोल गोल रोटी बना पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जबकि वही सॉलिड जब कड़ा रहेगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, ढंग की रोटियाँ नहीं बनेंगी। तो मेरा समझाने का मतलब समझ में आ गया आपको कि जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, जिसे गुथे हुए बोलते हैं चालक, मतलब मसला हुआ तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लो फ्रीली जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसमें। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कीचड़ में है, नॉर्मल कीचड़ है आपका,
तो उसमें आप फंस जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन यही आपका प्लेन है तो आप तेज़ी से भाग सकते हो। वही सब चीज़ें होती हैं। आप बस यही वाला एग्जांपल याद रखिए, गूथे हुए आटा को आप आराम से रोटी बना सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, what is the current capacity of the 16 ampere cable if it is protected by coarse access current protection? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचालित होती है? मतलब 16 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसे कोरस बोल दे तो कोरस के लिए मैंने बताया था कि जो मिनिमम कितना करंट जाएगी, 0.8 जाएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 13 एम्पियर आएगी। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा रफ कॉपी पे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बिजली की मात्रा के लिए क्या इकाई है? तो इसकी जो होती है कूलाम होती है, कुछ इस तरह से होती है। इसकी दो होती हैं, तो कूलाम होती है और दूसरी होती है हमारी एम्पियर आवर। आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हमारी किसकी हो गई, यूनिट हो गई हमारी। बाकी अगर आपकी एनर्जी रहेगी, क्वांटिटी हो गई, मात्रा क्वांटिटी हो गई। बाकी अगर आपकी एनर्जी के बारे में आप डिस्कस करेंगे ई, तो एनर्जी दो फॉर्म में यहाँ पे लिखी जाती है, एक तो जूल होती है, दूसरी होती है किलो वाट आवर, जिसे यूनिट बोलते हैं, जो घरे में हमारे बिल आती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन चीज़ों सब रूबरू होंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम इसकी वैल्यू होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग मेथड विधि का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे गन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेटल है, उसको ये सोल्डर कर रहे हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोल्डरिंग गन। सिंपल सी बात है, गन दिख रही है आपको, इसे सीधे सीधे बोल देंगे सोल्डरिंग गन। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं लैब्स वगैरह में। what formula is used to find electromotive force? EMF बोलते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? EMF याद रखिएगा, EMF जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप। विभवांतर और वोल्टेज पाथ को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो उससे EMF आता है, ये याद करने वाली है। बाकी आपको एक दिक्कत होगी, सर पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है? देखिए इसमें अंतर यही होता है कि अगर आपका रजिस्टर इस तरह है, प्रतिरोध है, इसमें से आपकी धारा जा रही है, मान लीजिए आपका 5 ओम का दिया हुआ है, आपकी धारा 2 एम्पियर आ रही है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? जाएगा अपने अक्रॉस से। जैसे आप सिंपल सी बात है, जैसे कि आप टोल पे जाते हैं, टोल से गुजरते हैं तो क्या पेमेंट करनी पड़ती है आपको। छोटी गाड़ियाँ हैं तो 50 रुपये देने पड़ता है, ट्रक है तो 200-250, बस की और भी लगते हैं 250-300। तो जितनी बड़ी आपकी गाड़ी रहती है उस हिसाब से वहाँ पे आपको टोल पे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक टोल लेता है, एक तरह से आप ध्यान रखिए। अगर 2 एम्पियर आ रहा है, 5 ओम से गुजर रहा है, तो यहाँ 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब 10 रुपये आपको जमा करने हैं, तब आगे आपकी गाड़ी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह याद करिएगा, इसे तो वोल्टेज ड्रॉप होती है। उसके बाद जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि कुछ इस तरह बैटरी आपकी, ये बैटरी है, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे ओवरऑल 10 वोल्ट आता है। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का। आपको याद समझ आ गया? इसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारी एक बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लीजिए, यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए, 10 वोल्ट की है। तो जो इस पॉइंट और पॉइंट में से ए मान लीजिए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट का, याद रखिएगा। What is the current rating factor for close access current protection of cable? केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, क्लोज एक्सेस बोल रहा है। क्लोज एक्सेस में क्या करते हैं, मैंने बताया था कि लेट आपका 10 एम्पियर धारा जो केबल ले जा सकती है, धारण क्षमता उसकी है, तो जो हमारी कोरस होती है, कोरस जो होती है मतलब मिनिमम, कोरस मतलब मिनिमम जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0.8 से मल्टीप्लाई, 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो धारा की कैपेसिटी होती है केबल की, तो यहाँ से आ जाएगी 8.1 एम्पियर। ये लोअर करंट झेल सकता है। उसके बाद अगर आपकी मैक्सिमम देखनी हो तो इसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। क्लोज एक्सेस में क्या होता है, मैक्सिमम कितनी करंट ले जा सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 0.23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो धारा कैपेसिटी है केबल की, तो यहाँ से आपके 1.23 एम्पियर निकल के बाहर आ जाता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चे डाउट करते हैं क्लोज का मतलब ए वाला मार्क निकल जाए, लेकिन गलत है।
ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है, इसका ऑप्शन सी होगा सही, ऑप्शन सी 1.23 होगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के मेथड से समझा दिया, आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया है। अगर टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में आके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर? ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? मतलब सॉलिड मैंने बताया था, जैसे कि एक सॉलिड इस तरह है, आयरन है और एक आयरन पिसा हुआ है, आयरन पीस दिया हमने, तो इसमें क्या होता है कि जब सॉलिड होता है इसमें चालकता सही नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बहुत इस तरह से होता है, करंट एक दूसरे से और बधे हुए थे, जबकि इसमें क्या मतलब अलग अलग रहता है, ईजिली फैल जाते हैं इसके अंदर करंट। तो क्या होता है, ये ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कम फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, गुथे हुए से कम फ्लेक्सिबल होता है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम लचीलापन इसके अंदर होता है। ठोस चालक आप समझ गए होंगे, इसका एक पार्ट मैंने पहले करा चुका हूँ, इसी सेशन में करवाया हूँ, वहाँ भी इसे बारीकी से देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? एक सोल्डरिंग विधि दी हुई है, आप देखेंगे लैब में आपने देखा होगा, या फिर अगर जो ITI कर रहे होंगे देखेंगे किसी तरह सोल्डर रहता है, उसमें उनकी मशीन रहती है, उसमें क्या करते हैं हम कि टेम्परेचर पहले ही सेट कर देते हैं कि जी हमें इतना टेम्परेचर तक सोल्डरिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हम तो हाथ से छू के देख नहीं सकते कितना गर्म हो चुका है, जस्ट जो फ्लक्स रहता है उस पर एक बार टच करते हैं तो धुआं निकलता है, तो हमें समझ में आता है गर्म हो गया है। लेकिन अगर आप इस मशीन का यूज़ करते हैं तो आपको टेम्परेचर दिए कितना ये हॉट है, तो इसे जलने वलने से बच सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे मेटल्स को कर रहे हैं जिसकी गलनांक कम है, क्योंकि हर एक मेटल की अलग अलग गलनांक बिंदु होती है, जैसे कि एल्युमिनियम की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, तो जिसकी जितनी पिघलने की क्षमता जितनी होगी, जितना टेम्परेचर झेल रहा होता है उसी हिसाब से सेट करेंगे, यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। जितना आप टेम्परेचर फिक्स कर देंगे उतना ही रहेगा। लेकिन नॉर्मली जो हम घर पे यूज़ करते हैं छोटा वाला जो रहता है हैंडी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज़ करते हैं, उसमें आप लगा कर वो गर्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा, कभी कभी तो खुद को पिघल जाता है अंदर से वायर के। नहीं तो फिर क्या करता है, अगर कहीं पे आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, एक्सेस हीट की वजह से जो कंपोनेंट होता है वही पिघल जाता है। ये वाला सबसे बेस्ट होता है, इसे बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। What is the cause for cold solder defect in soldering? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोस्त का क्या, सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं इनसफिशियंट हीटिंग बोलते हैं, अपर्याप्त ऊष्मन बोलते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि आप सिंपल देखिए, जैसे सर्दियों में हम आग जलाते हैं, आग जल रही होती है और हम यहाँ बैठ के आग को सेक रहे होते हैं, आते यहाँ पे तो 4 लोग बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं। आप देखते हैं उस गर्मियों में जो लकड़ी हम जलाए रहते हैं या फिर कोयला जलाते हैं, पूरा नहीं जलता, थोड़ा सा रह जाता है। क्या इफेक्ट होता है, कोल्ड इफेक्ट होता है, ठंडा हो जाता है, उसमें पूरा मिलती नहीं है, क्योंकि आग जलने के लिए क्या में होती है कि हीट की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन हीट अवेलेबल नहीं, ठंडक की वजह से तो आग बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, अगर ठंडा हो गया तो जब देखते होंगे कि अगर ठंडा हो जाता है अचानक से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफेक्ट रह जाता है, गैप बना रह जाता है, पूरा पिघल के अंदर तक जाता नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, इसे इनसफिशिएंट हीटिंग बोलते हैं। What happened to the voltmeter if it is connected as an ammeter? क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? इसमें क्या होता है, इसकी रीडिंग लो आती है, कम पाठ्यांक आता है। कैसे, देखिए, जो हमारा अमीटर होता है, अगर कोई किसी सर्किट में आपको करंट धारा पता करनी है तो आप क्या करते हैं, अमीटर को सीरीज में जोड़ देते हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्किट में हमें धारा पता चल जाती है, धारा को मेजर करते हैं। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसका हमें निकालना रहता है। जबकि इसमें वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हम इसमें पैरेलल में इसके जो समांतर क्रम में जोड़ के हम इसमें इसका पोटेंशियल निकालते हैं, विभव निकालते हैं। बैटरी यहाँ पे लगा दिया आपने, यहाँ पे आर लगा दिया, तो दोनों का कार्य श्रेणी अलग है, ये वोल्टेज मेजर करता है, करंट मेजर करता है, तो इसी वजह से जो रीडिंग हमारी आएगी बहुत कम आती है, लो आती है, ध्यान रखिएगा। विच इज एग्जाम्पल फॉर कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? जो हमारी कोरस अतिरिक्त एक्सेस धारा होती है उसमें रिवायरेबल टाइप का फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जो पुराने ज़माने में देखते होंगे, जो एक छोटा सा रहता था उसमें वायर इस तरह जोड़ते थे, पिघल जाता था, कोई बात होती थी। तो एक कोरस क्या होता है, 0.8 जो लो करंट आती थी उस समय की बातें चल रही हैं। अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, MCV, MCCV, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पुराने वाले के लिए पूछ रहे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं, आप देखते होंगे जो बड़ी बड़े तार जाते हैं, वो क्या होते हैं कि बेयर कंडक्टर्स होते हैं, खुले होते हैं, नंगे तार बोलते हैं, क्योंकि इतना लंबा जाता है, अगर आप कोटिंग करेंगे तो पिघल जाएगा, हाई पावर उसके साथ ट्रांसफ़र करनी रहती है। तो हमारा क्या होता है, बेयर कंडक्टर होता है, मतलब खुला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप थम्स अप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। अगर वीडियोस को आपको जैसे मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कोई आपको सुझाव देना है या कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।